नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। 1971 का साल था। दुनिया पाकिस्तान की गुंडागर्दी और अपने ही देश के पूर्वी हिस्से के साथ उसका सौतेला बर्ताव देख रही थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को पश्चिमी पाकिस्तान की फौजी बूटों के नीचे सरेआम सरेराह कुचला जा रहा था। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने बहुमत हासिल किया, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी मुसलमानों को दोयम तेयम दर्जे का नागरिक मानने वाले पश्चिम पाकिस्तान के राजनेताओं और फौजी अफसरों को यह गवारा नहीं था कि उनका नेतृत्व कोई बांग्ला भाषी करे। पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष फैला। पश्चिमी पाकिस्तान ने उसे दबाने के लिए फौज भेजी। पूर्वी पाकिस्तान उस वक्त 1970 में आए भोला चक्रवात से बुरी तरह से तबाह हो चुका था। 1943 में बंगाल के अकाल वाली स्थिति फिर से पैदा हो गई थी, लेकिन अपने ही देश के पूर्वी हिस्से के लोगों के भूखे पेट तक पश्चिमी पाकिस्तान ने अनाज का दाना नहीं पहुंचने दिया। लेकिन यहाँ वो एक बात भूल गया कि इंसान भूखा रह सकता है, लेकिन अपनी आजादी, अपने सम्मान, अपने लोकतंत्र के लिए वो लड़ना नहीं भूलता। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को मिली शानदार जीत बांग्लादेश के उसी विद्रोह का परिणाम थी, लेकिन वो विद्रोह पश्चिमी पाकिस्तान को इतना खला कि विद्रोह को कुचलने के लिए लोगों पर गोलियां चलाई गई। 24 मार्च 1971 को बुधवार का दिन था। बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट शुरू हुए तो सैयदपुर, चटगाल, रंगपुर जैसे शहरों में बंगाली प्रदर्शनकारियों पर पश्चिमी पाकिस्तान के फौजियों ने गोलियां चलाई थी। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वो एक दिन की घटना थी। उसके बाद जिसने कहीं भी सिर उठाया वो सिर कुचल दिया गया। महिलाओं की आबरू लूट ली गई। तब पूर्वी पाकिस्तान की मदद के लिए भारत आगे बढ़ा। भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के राक्षसी दुष्चक्र से मुक्ति मिली। दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, नाम पड़ा बांग्लादेश। जिस वक्त बांग्लादेश बन रहा था उस समय 31 साल का एक नौजवान जो पूर्वी पाकिस्तान का ही रहने वाला था, बेहद ज़हीन, बेहद पढ़ाकू, अर्थशास्त्र का विद्वान, जो बांग्लादेश में नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका में रहता था, अपने वतन के लिए उसके अंदर भी बेचैनी पैदा हो रही थी। वो अपने देश पर पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्म और सितम को देख रहा था। वो अपने देश में भूखे नंगे बेहाल लोगों को देख रहा था। पूर्वी पाकिस्तान के तमाम लोगों की तरह वो भी अपनी मुक्ति के लिए लड़ रहे नेता शेख मुजीबुर रहमान का दीवाना बन चुका था। उसे लगने लगा कि जिस वक्त उसके देश के लाखों लोग 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं, उस वक्त उसका विदेशों में बैठकर इकोनॉमिक्स की किताबों में सिर खपाना, इकोनॉमिक्स पढ़ना पढ़ाना ठीक नहीं है। उसने कहा कि इकोनॉमिक्स की किताबों को बंद कर दो। वो अपने देश लौट आया। भारत के प्रयास से बांग्लादेश तब तक बन चुका था। पाकिस्तान के लोगों को पश्चिमी पाकिस्तान से मुक्ति मिल चुकी थी। बांग्लादेश के तमाम लोगों की तरह वो नौजवान भी पाकिस्तान से चिढ़ने लगा था। उसका नाम था मोहम्मद यूनुस। जी हाँ, वही मोहम्मद यूनुस जो आज बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं और जिनके राज में बांग्लादेश अपने नाशुक्रेपन के इंतहा तक पहुंच गया है। आज पाकिस्तान बांग्लादेश के हुक्मरानों की आंखों का नूर बना हुआ है। बना रहे ये उनकी समस्या है, लेकिन इससे बढ़कर मानवीय समस्या है हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार। आज बांग्लादेश अपने सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुओं के लिए हिटलर के यातना गृह की तरह बन चुका है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और दमन की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इनमें हिंदुओं के अलावा ईसाई, बौद्ध से लेकर दूसरे छोटे छोटे संप्रदाय हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ तो लगता है कि बांग्लादेश सरकार को एक ही एजेंडा रह गया है, इनकी पहचान, इनके धार्मिक मूल्य, इनकी आस्था को खत्म कर दो। और ये सब शुरू हुआ है शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद। जब से मोहम्मद यूनुस ने बागडोर संभाली है, तब से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 6 दिसंबर को बांग्लादेश में इस्कॉन के नवहट्टा मंदिर पर हमला किया गया। अराजक तत्वों ने मंदिर में तोड़फोड़ की, भगवान की मूर्तियां तोड़ दी और आग भी लगा दी। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर इनकी तस्वीरों को शेयर करके इसकी पुष्टि की है। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन भावनाओं और आस्था के घायल होने का जो सिलसिला जारी है, उसका क्या उसका कोई जवाब मोहम्मद यूनुस के पास है, जबकि ये मंदिर ढाका के पास है। यूनुस सरकार ये कहकर भी नहीं बच सकती कि कहीं दूर दराज के इलाके में घटना हुई जिसकी जानकारी नहीं मिल पाई।
5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना सत्ता से बेदखल हो गई। शेख हसीना लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई प्रधानमंत्री थी, फिर भी उनके खिलाफ असंतोष था, उन्हें हटाया जाना जरूरी ही था, तो इसका उपाय चुनाव था, न कि मुट्ठी भर लोगों के आक्रोश को पूरे बांग्लादेश के जनाक्रोश का नाम देकर एक सरकार को गिरा देना और फिर असंवैधानिक तरीके से कुछ लोगों का राज करना। उस इस्लामिक कट्टरपंथियों के राज में ये हुआ है कि 5 अगस्त के बाद मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। 6 अगस्त को ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ, 12 अगस्त को मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ। नवरात्र शुरू होते ही 3 अक्टूबर को कोमिला जिले में दुर्गा प्रतिमा पर हमला हुआ। 11 अक्टूबर को उपद्रवियों ने चटगांव के दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की। 11 अक्टूबर को ही यशोरेश्वरी काली मंदिर से माता का मुकुट चोरी हो गया। 12 अक्टूबर को ढाका के तांती बाजार में पूजा मंडप पर हमला हुआ। 29 नवंबर को चटगांव में 3 मंदिरों पर हमला हुआ और 6 दिसंबर को ढाका के नमहट्टा वाले इस्कॉन सेंटर पर हमला हुआ। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त महीने में ही बांग्लादेश के एक हिंदू संगठन हिंदू महाजोट ने बताया था कि शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद 20 दिन के भीतर ही बांग्लादेश के 48 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ 278 घटनाएं हुई। वहीं हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन एकता परिषद नाम के एक संगठन का दावा था कि 52 जिलों में अल्पसंख्यकों पर हमलों और उत्पीड़न की कम से कम 205 घटनाएं हुई। ये तो शुरुआती दिनों की बात है, बाद में ऐसी घटनाएं बढ़ती गईं, लेकिन कमाल देखिए, मोहम्मद यूनुस ने 6 दिसंबर को इस बात से ही इनकार कर दिया कि अल्पसंख्यकों पर हमले भी हो रहे हैं। हालांकि हालात बिगड़े तो यूनुस ने मुस्लिमों, हिंदुओं और ईसाइयों, बौद्धों के धर्म गुरुओं की बैठक बुलाई, जिसमें कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या चाहिए वाला अंदाज किसी शासक का होना चाहिए। यूनुस के हाथ में शासन का डंडा है, उनको तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। रिदा फाजली साहिब का एक शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना हो कई बार देखना। मोहम्मद यूनुस की शख्सियत को रिदा फाजली के इस शेर के आईने में देखना चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया कि वो एक वक्त में शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान के कट्टर समर्थक थे। मुजीब के समर्थक थे और हर बांग्लादेशी की तरह पाकिस्तान को लेकर उनके ज़हन में कड़वी यादों के घाव भरे हुए थे। बांग्लादेश बनने के बाद विदेश में इकोनॉमिक्स पढ़ाना छोड़कर वो अपने देश में आ गए। उन्होंने चटगांव यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र विभाग में प्रमुख का पद संभाला। तब यूनुस का दावा था कि यूनिवर्सिटी के एकेडमिक वातावरण से बाहर उन्हें अपने गांव में भूख से तड़पते लोगों की बेबसी दिखती थी। वो गांव में घूमकर ये देखने लगे कि कैसे लोगों की माली हालत को सुधारा जा सकता है, कैसे लोगों का पेट भरा जा सकता है। लेकिन वक्त का फेर देखिए कि जिस पाकिस्तान ने उनके देश को भूखा नंगा रखा और अपमान के माहौल में रखा, आज उसी पाकिस्तान के साथ मिलकर या उसकी शह पर वो अपने देश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढा रही है। आज पाकिस्तान के प्रति मोहम्मद यूनुस का प्रेम इतना बढ़ गया है, खांडेकर मुश्ताक अहमद, खालिद मुशर्रफ या मोहम्मद इरशाद जैसे सैनिक तानाशाहों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। उन तानाशाहों ने पाकिस्तानी हुक्मरानों से हाथ मिलाते हुए भी 4 हाथ की दूरी बनाकर रखी, लेकिन यूनुस मियां तो बहुत आगे निकल गए। उन सैनिक शासकों ने पाकिस्तान से समुद्री संपर्क नहीं रखा, लेकिन यूनुस के राज में ऐसा हो गया। पाकिस्तान का एक मालवाहक जहाज कराची से चला और चटगांव बंदरगाह पर पहुंच गया। पाकिस्तान से बांग्लादेश का पहले भी कारोबार होता था, लेकिन पहले दोनों देशों के बीच समुद्री व्यापार सिंगापुर या कोलंबो के जरिए होता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। यूनुस के पाकिस्तान को लेकर जज्बात बदल गए हैं। उस बदले जज्बात का ही नतीजा है कि अब बांग्लादेश ने ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के छात्रों को भी आने की अनुमति दे दी है। मोहम्मद यूनुस के राज में उस ढाका यूनिवर्सिटी का चरित्र बदल गया, जिसने बांग्लादेश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जिस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में सकारात्मक भूमिका निभाई थी, वहां के शिक्षकों, छात्रों ने उसकी कीमत भी चुकाई थी। उस वक्त पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जुल्म ढाने की इंतहा कर दी थी। जब ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था, तब वहां के शिक्षकों और छात्रों को खोज कर उन पर अत्याचार किए गए थे।
वो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान विरोधी आंदोलन की गर्व भूमि रही है। शेख हसीना की जब सरकार थी तो उसी यूनिवर्सिटी से ये भी मांग उठी थी कि पाकिस्तान 1971 के नरसंहार के लिए माफी मांगे। बहुत पुरानी बात नहीं है। 2015 में ही ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी छात्रों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अब उसी ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के कसीदे पढ़े जा रहे हैं और ये सब कुछ मोहम्मद यूनिस जैसे नेता के राजकाज में हो रहा है, जो खुद बहुत काबिल इंसान माने जाते हैं। यूनिस का जन्म 28 जून 1940 को बंगाल के चटगांव में एक बड़े कारोबारी के घर में हुआ था, जिनका जौहरी का काम था। तब देश गुलाम था और बंगाल भी भारत का ही हिस्सा था, लेकिन परिवार के कारोबार में यूनिस का मन नहीं लगा और वो पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए। वहीं से इकोनॉमिक्स में पीएचडी भी की, जहां उन्होंने पीएचडी की और इसके बाद वो इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगे। बांग्लादेश बनने के बाद अपने देश में आए तो ग्रामीण अंचल की गरीबी मिटाने का प्रयास करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद यूनिस एक बार एक गांव से गुजर रहे थे तो एक महिला को देखा, जिसे एक सूदखोर ने 500 टका कर्ज दे रखा था। वो महिला अपनी झोपड़ी के बाहर बांस की टेबल बना रही थी। जब यूनिस ने महिला से बात की तो पता चला कि सूदखोर ही उस टेबल को अपने तय किए हुए दाम पर खरीदता है और फिर उसे मुंहमांगे दाम पर बेचता है। इस गुलामी से ग्रामीण महिलाओं को निकालने के लिए यूनिस ने महिलाओं का ग्रुप बनाया, महिलाओं को कर्ज देना शुरू किया। उस कर्ज पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता था। 1983 में इस कॉन्सेप्ट पर ही उन्होंने ग्रामीण बैंक बनाया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने बांग्लादेश के लोगों की जिंदगी बदल दी। उसके लिए 2006 में मोहम्मद यूनुस और उनके बनाए ग्रामीण बैंक को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इस शांति पुरस्कार ने यूनिस के दिल में राजनीतिक हसरतें भी पैदा कर दी। उन्होंने 2007 में नागरिक शक्ति नाम से एक पार्टी बनाई, जिसके जरिए वो बांग्लादेश की राजनीति को बदलने के लिए 2008 का चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे। तब तक बांग्लादेश में लोकतंत्र मजबूत हो चुका था, शेख हसीना का प्रभाव भी बढ़ रहा था। तब बांग्लादेश में अंदर खाने की खबर ये भी चलती थी कि शेख हसीना, बल्कि यूं कहिए कि बांग्लादेश के लोकतंत्र के पर कतरने के लिए मोहम्मद यूनिस को सेना ने ही आगे किया था। उस राजनीतिक रस्साकशी में ही शेख हसीना से यूनुस की दूरियां और अदावत बढ़ती गई। शेख हसीना ने तो यहाँ तक कहा कि वो गरीबों के मददगार नहीं बल्कि खून चूसने वाले हैं। और हसीना सरकार के दौरान ही 2011 में यूनुस को उनके बनाए गए ग्रामीण बैंक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सरकार की दलील थी कि नौकरी की आयु सीमा तो 60 साल है, फिर 71 साल की उम्र में यूनुस कैसे बैंक के सर्वोच्च पद पर रह सकते हैं। बांग्लादेश में गंगा की एक धारा जाती है जिसे पद्मा नदी कहते हैं। उस पर पुल बनाने के लिए शेख हसीना ने वर्ल्ड बैंक से मदद मांगी थी, तो वहां से इनकार हो गया। शेख हसीना को लगा कि इसके पीछे यूनुस ही हैं, जिन्होंने वर्ल्ड बैंक में अपने संबंधों के जरिए पैसा रुकवा दिया। अभी 2 साल पहले जब वो पुल बनकर तैयार हुआ तो शेख हसीना ने अपनी पार्टी की एक बैठक में कहा कि उसी पुल से यूनुस को पद्मा नदी में फेंक देना चाहिए और जब उनकी सांसें खत्म होने लगे तो ब्रिज पर खींच लेना चाहिए। मोहम्मद यूनुस पर 100 के करीब मुकदमे भी चल रहे थे, यहाँ तक कि भ्रष्टाचार के मामले में सजा भी हुई थी। कमाल देखिए कि इसी साल जनवरी में शेख हसीना चुनाव जीतती हैं, लेकिन उनके खिलाफ साजिश रची जाती है। तो उस वक्त अमेरिका में डेमोक्रेट बाइडेन की सरकार थी। तख्ता पलट हुआ और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की ताजपोशी हो जाती है, बगैर किसी लोकतांत्रिक चुनाव के। क्या ये सब खुद से ही हो गया था? क्या ये अनायास हुआ था? क्या अचानक लोगों का गुस्सा फूटा था? जी नहीं, इसके पीछे एक लंबी साजिश और रणनीति थी, जिसका खुलासा खुद यूनुस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ एक कार्यक्रम में किया था। आप कड़ियां जोड़ेंगे कि क्लिंटन भी डेमोक्रेट राष्ट्रपति ही थे। उस कार्यक्रम में ढाका में छात्र आंदोलन करने वाले महफूज आलम के कंधे पर रखकर यूनुस कहते हैं कि ये यूं ही अचानक नहीं हुआ, सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया। यहाँ तक कि लीडरशिप पैटर्न भी लोग नहीं जानते कि इस आंदोलन के नेता कौन हैं। शेख हसीना के खिलाफ क्रांति के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में महफूज को जाना जाता है। महफूज इससे इनकार करते हैं, लेकिन ये ऐसे भी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गहरी साजिश के तहत बांग्लादेश में लोकतंत्र को पटरी से उतारा गया था और इसके पीछे वो शख्स भी एक भूमिका निभा रहा था जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन शांति का सबसे बड़ा सम्मान पाने वाला वो मसीहा सत्ता की बागडोर संभालने के बाद इस्लाम का रूप बन गया।
बीजेपी के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने तो नोबेल कमेटी को चिट्ठी लिखकर यूनिस से नोबेल पुरस्कार वापस लेने की मांग कर दी है। अब तक किसी का नोबेल पुरस्कार वापस नहीं हुआ है, यूनिस का भी नहीं होगा। लेकिन इतिहास के माथे यूनिस ये लिख कर जा रहे हैं कि जब उन्हें शांति स्थापित करने के लिए सत्ता मिली तो वो अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के लिए कसाई बन गए। बोले भारत की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।